पढ़ने जा रहे हैं सुश्रुत सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 18। देखो चैप्टर नंबर 7 में हमने क्या पढ़ा था, जो व्रण हुआ था उसकी कैसी सारी चीजें करना है। मेन जो श्लोक मैंने आपको रट्टा मारने के लिए कहा था वो क्या था, आदो विमलापनम कुर्यात। देखो ये रिवीजन है, क्योंकि पुरानी चीजें हमें हमेशा रिवीजन करते चलनी है। जैसे ही एक अल्टीमेट पीरियड कंप्लीट होता है, ये चैप्टर देखो 20 चैप्टर तक जाते हैं, फिर मैं आपको 1 से लेके 20 तक का पूरे क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं, क्या क्या रिवीजन कराना, उसकी एक रिवीजन साइकिल कंप्लीट करेंगे। क्योंकि सुश्रुत में चैप्टर्स में कंटेंट बहुत ज्यादा है, अगर उसका विमर्श लिया जाएगा, अगर उस विमर्श को हटा देते तो कंटेंट नहीं है इतना ज्यादा, और हम पॉइंटर्स पे पढ़ने वाले। सुश्रुत में पॉइंटर्स है बहुत ज्यादा है, चाणक्य के कंपैरिजन में सुश्रुत में पॉइंटर्स ज्यादा है, ज्यादा डीप डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना है, हमें समझते चलना है चीजों को। मैं कोशिश करूंगी आपको इजी से इजी वे में डिलीवर करना, और क्वालिटी कंटेंट हम पढ़ेंगे, हम हर चीज वे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे याद भी कर ले चीजों को और समझ भी ले। चलो आज चालू करते हैं चैप्टर नंबर 18। जो श्लोक था चलो उसको कंप्लीट करते हैं। आदो विमलापनम कुर्यात, द्वितीय अवसेचनम, तृतीय उपनाह, चतुर्थ पाटन क्रिया, पंचम शोधनम कुर्यात, और षष्टम रोपणम, तथा सप्तम क्या था, व्यक्रतापहम। देखो मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी संहिता को साथ में लेको बैठो, अगर कोई चीज नहीं बनती है तभी सिर्फ स्क्रीन पे देखो, नहीं तो स्क्रीन पे मत देखो, अपनी बुक में देखो। उससे क्या होता है, हमारी जो बुक रहती है हम उसका ही इंप्रेशन अपने दिमाग में बार बार लेते चलते हैं। जब भी रिवीजन साइकिल होगी तो भी क्या करना, अपनी बुक को देखना। पहला साइकिल मैं वैसे ही बोलूंगी चैप्टर वाइज करेंगे, दूसरी हम रैंडम क्वेश्चंस की रहेंगे। जल्दी मैं क्वेश्चंस की सीरीज भी आपके साथ लेकर आऊंगी, ताकि अगर चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखो कहीं से भी करो, बस करो, ठीक है। क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है वहां से करो, वो मैटर नहीं करता है फिर किसी का भी टेलीग्राम चैनल हो। आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं फ्री टेलीग्राम चैनल भी आपको बता दूंगी कि हाँ उनको ज्वाइन कर लो, और अगर क्वेश्चन मिल रहा है तो क्या जा रहा है, क्वेश्चन करते जाओ, ये मत जाना कि यहाँ से, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं हमारा 18 अध्याय। चैप्टर का नाम क्या है, व्रण आलेप बंधन। मतलब क्या हुआ है, हमारा जो व्रण है उस पे कैसा हुआ, आलेप और बंधन, मतलब दो चीजें हो रही है। व्रण पे पहली चीज हम लगा रहे हैं आलेप, दूसरी चीज उसको बांध रहे हैं, बंधन की विधि देखेंगे। अब फर्स्ट वर्ड को यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट वर्ड आचार्य क्या कहते हैं, जो आलेप है हमारा, आलेप जो है वो हमारा आद्य उपक्रम है। आद्य उपक्रम मतलब सबसे पहला किया जाने वाला कर्म, और कौन से में सबसे पहले किया रहा है, सर्व शोफा नाम, मतलब जब भी शोफ होता है। अब आप मुझे यहाँ पे ये चीज बताओगे कि हमने शोफ की कितनी अवस्था पढ़ी है, और त्वचा के समान वाली कौन सी अवस्था थी, और किस दोष के साथ हमने उसका एक स्पेशल डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, जो कि हमारे कौन से वाले के जैसे समान था। एरो से तो आप समझ गए होंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस के आंसर्स मैं यहाँ पर नहीं देने वाली हूँ। क्वेश्चन हमेशा आपसे मैं पूछूंगी ताकि आपको वो चीज याद आ जाए, और अगर आपको लग रहा है कि वो चीज आपको याद नहीं आ रही, आप बिल्कुल कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर भी उस चीज का जवाब दे दूंगी। लेकिन क्या होता है कि आपको कम से कम एक हिंट मिलेगा कि हाँ यार ये याद नहीं आ रही, चलो पेज पलट के देख लेता हूँ, ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि मुझे इसी के साथ बताना तो मैं इसी के साथ भी बता दूंगी, लेकिन अच्छा ये होता है कि आप पीछे जाके पढ़े, आगे पार्ट पीछे सपाट वाली स्टोरी नहीं करना है। आदो मतलब पहला क्या करना है, लेपन करना है। उस कब करना है, सर्व शोफों में, कब, सामान्य तरीके से। लेकिन उसके लिए एक और यहाँ पर कॉन्ट्रा इंडिक्टरी पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है कि सुश्रुत चिकित्सा 1/11 का क्या है, अपतर्पणम आद्य उपक्रम। देखो भाई आद्य उपक्रम तो एक ही हो सकता है ना, और आप दूसरी इंडिकेशन बोल रहे हो सर्व सोफा नाम में भी, यहाँ में भी और यहाँ में भी आपका आद्य उपक्रम कैसे चेंज हो सकता है। तो आलेप, आलेप को यहाँ पर जैसे आचार्य का जब हम द्रव्य गुण पढ़ते हैं तब द्रव्य में द्रव्य प्रधान, रस में रस प्रधान, गुण में गुण प्रधान, वैसे जब आलेप पढ़ रहे तो आलेप प्रधान, और जब अपतर्पण वाले आदि हम 16 कर्ण पढ़ेंगे तब वो बोलेंगे अपतर्पण प्रभात। अब अपतर्पण से मेरे को आप एक भी चीज बता दी, ये जो व्रण के लिए हमने जो 60 उपक्रम बताए उसमें सबसे पहला रहता है अपतर्पण। तो व्रण के रिस्पेक्ट में अगर ये बात कहेंगे तो सही है, लेकिन उन्हें सर्व सोफा नाम भी लिखा गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा अगर क्वेश्चन इस पे से आता है तो कॉन्ट्रा इंडिकेटरी हो जाएगा। वैसे ही शोफ के लिए, अब शोफ में हमें प्रधान कर्म पता चल गया, आलेपन करना है, सभी प्रकार के शोफों में करना है, और प्रतिरोग वक्ष्यम, इसका मतलब इसमें यहाँ पर जो वर्ड बोल दिया आचार्य ने कि प्रतिरोग, मतलब हर जो रोग होगा, प्रतिरोग प्रत्येक रोग के वर्णन के समय हम इसको किया जाएगा, ठीक है। तो आलेप के बाद क्या करेंगे, आलेप के बाद हम करेंगे बंधन।
और बंधन क्यों प्रधान है। असर्शन रीजन का भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वैसे इस साल क्वेश्चन नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आएगा, स्टेटमेंट वाइज भी आता है तो ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम व्रण की शुद्धि होती है, व्रण का रोपण होता है और अस्थि और संधि में स्थिरता आती है, इस कारण से हम बंधन बांधते हैं। बंधन को क्यों करते हैं, व्रण को शुद्ध करने के लिए, उसका रोपण करने के लिए और अस्थि संधि में, जैसे कि इसको कॉमनली अगर हम समझे, जैसे कि यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया, क्रैक आ गई है, हाँ, तो अब क्या करते हैं, हम बंधन कर देते हैं ना, हम प्लास्टर चढ़ा देते हैं। हम प्लास्टर क्यों चढ़ाते हैं, पहली चीज तो अस्थि और संधि में एक स्थिरता आ जाए, ताकि वो खुद जुड़ जाए लेकिन एक स्थिरता आ जाए। मान लो उसका हाथ चलता ही रहेगा तो क्या वो जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ पाएगा, इसलिए इसको इस रिस्पेक्ट में समझते चलेंगे। अब दूसरी चीज आचार्य यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दूसरी चीज ये बोल रहे हैं, यहाँ पर हाईलाइटेड पॉइंट देखो, ये मेरी बुक है, ठीक है, तो प्रतिलोम वर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है, प्रतिलोम एक डायरेक्शन है, किस चीज के डायरेक्शन है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आलेप पढ़ रहे हैं, तो आलेप की डायरेक्शन हो गई प्रतिलोम, मतलब अगर हमारा ये जो हाथ है उसमें ये हेयर फॉलिकल्स है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, ठीक है, इस डायरेक्शन में हेयर फॉलिकल है, तो हम प्रतिलोम अर्थात इस डायरेक्शन में हम आलेप करेंगे। वो क्यों करेंगे, ताकि बालों के विरुद्ध दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि ताकि वो अंदर तक जा सके, रोमकूपों में प्रवेश कर सके, श्वेत वर्षोत्तक या सिरामुख द्वारा भीतर जाकर बलवान बना सके, ठीक है, क्योंकि अगर उस डायरेक्शन में कर देंगे तो उतने ऑब्स्टेकल्स नहीं क्रिएट करेगी, इसलिए हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में रब करके करेंगे। जैसे कि अगर नॉर्मली हम बॉडी स्क्रबिंग करते हैं, स्क्रबिंग हम दोनों डायरेक्शन में कर लेते हैं, लेकिन अगर सिर्फ आपको उसको वन डायरेक्शन करना हो तो हम अपोजिट डायरेक्शन करेंगे, ताकि वो हेयर फॉलिकल्स की रूट तक जाकर हमारा मॉइस्चर जो हमारा स्क्रब का इंडिकेशन है वो कर सके। तो सेम यहाँ पर आलेप के लिए हमें करना है। अब स्क्रब वर्ड मैंने इसलिए भी यूज किया, मैंने यहाँ फेस पैक वर्ड यूज नहीं किया है, मैंने यहाँ स्क्रब वर्ड यूज किया है, क्योंकि जो स्क्रब होता है उसको हम गीला ही निकाल लेते हैं, उसको हम सुखाते नहीं हैं, ठीक है, क्यों नहीं सुखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने लिखा है निरार्थ हो जाता है और पीड़ा करने वाला हो जाएगा। इतना अगर अब वो ड्राई हो गया हो तो क्या हो जाएगा, निरार्थ हो जाएगा, उसका कोई काम नहीं रह जाएगा और वो क्या करेगा, पीड़ा करने लग जाएगा, इसलिए वर्ड मैंने स्क्रब यूज किया है, ठीक है। अब इसके टाइप्स के बारे में आचार्य क्या कहते हैं, आगे चलते हैं। आचार्य यहाँ पर हमें कहते हैं कि ये 3 प्रकार का है, प्रलेप, प्रदेह और आलेप, ठीक है। अब इन तीनों के डिस्टिंक्टिव फीचर्स इन्हें बताए हैं। देखो वर्ड से समझनी ये चीज है ना, प्रलेप, प्रदेह, ऐसा नहीं लग रहा कि ये कुछ चीज मोटी है, ये पतला है, वर्ड से ही लग रहा, प्रलेप मतलब पतला पतला, प्रदेह मतलब मोटा, तो वैसे उसके लक्षण हैं। देखो प्रलेप के लिए आचार्य क्या बोल रहे हैं कि वो शीत होता है, तनु होता है, अविशोषी विशोषी च, यहाँ पे वर्ड ध्यान रखना, आधा र है और अ है, तो अविशोषी विशोषी च, ठीक है। और प्रदेह के लिए क्या बोल दिया, प्रदेह हमें वर्ड से ही लग रहा है कि मोटा है, तो प्रदेह कैसा है हमारा, मोटा है, अर्थात प्रदेह उष्ण है, शीतो व बहल यानी मोटा, इसलिए हम मोटा मोटा बोल रहे थे। बहलो अबहु विशोषी च, यहाँ पर भी यही वर्ड हमें देखने को मिलता है। मोटा मोटा अगर यहाँ पे समझे, देखो हमें है ना पहचानना आना चाहिए स्टेटमेंट सही है या नहीं, ये समझना आना चाहिए। अगर ये पतला है, प्रलेप हमारा पतला है और प्रदेह हमारा मोटा है, तो आलेप क्या है, आलेप इन दोनों के बीच का है, बस मध्य मुंह वाला ये हो जाएगा, इजी इंडिकेशन है और कुछ तो नहीं। अब इसके नीचे और भारी चीजें समझा रहे हैं, आचार्य बोल रहे हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से रोगों में इसको देना है। तो आलेप जो हमारा पतला सा है, ठीक है, उसे हम रक्त पित्त, और रक्त पित्त में हम कौन सा यूज करेंगे, आलेप पतला, शोथ का शमन करने के लिए यूज करेंगे। अब प्रदेह, जब एक वाला हो गया हमारा रक्त पित्त, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, वात कफ हो जाएगा अल्टीमेटली, वात और कफ में दे देंगे मोटा प्रदेह और यहाँ दे देंगे रक्त और पित्त में पतला आलेप। उसके लिए नेक्स्ट स्टेटमेंट आचार्य क्या बोल रहे हैं, आचार्य बोल रहे हैं कि जब हम प्रदेह कर रहे हैं, वो इतना मोटा है, वो क्या क्या करेगा, शोधन करेगा, रोपण करेगा, शोथ और वेदना अपह करेगा, शोथ और वेदना को कम करेगा, और छत अछतेशु, मतलब छत अछतेशु में क्या यूज करेंगे, वर्ड एक बार क्वेश्चन था हाईलाइटेड, देखो ये पॉइंट हाईलाइटेड ही है, वैसे कोशिश करो अपनी बुक में देखने की, इसलिए मैं
कम यूज करती हूँ कि मैं पीडीएफ से पढ़ा हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि हम कभी भी वीडियोस देख लेते हैं, चाहे हमारी ड्यूटीज होती है, हम फोन का यूज करते हैं तो उस टाइम हम ईयरफोन लगा के देख लेते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं आपकी थोड़ी स्क्रीन से हेल्प कर देती हूँ। लेकिन हमें एक बार सुनने के बाद मैंने उनको भी बोला है कि आपको घर जाके अपनी समीक्षा में जरूर मार्किंग देनी है। ठीक है, पहली चीज समझना है लेप क्या होता है, लेप को हम सबसे पहले क्यों यूज करते हैं, लेप को किस डायरेक्शन में लगाना है। लेप के 3 टाइप्स है, तो 3 टाइप्स उसके फिजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे है। अगर फिजिकल स्ट्रक्चर पे उसका बेसिस है तो दूसरी हम हमेशा दोषिक डोमिनेंस दिखते हैं। दोषिक डोमिनेंस हमने देखने के बाद वो किस किस कार्य के लिए, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है यूज करने का, संधान है, शोधन है, रोपण है, शोक की वेदना को दूर करने के लिए, और छत अच्छतेषु, इसके लिए भी हम उसका यूज करते हैं। अब हम किस फॉर्म में उसको यूज करते हैं इसके लिए आप हिंदी भी देख सकते हो, जिसका छत में प्रयुक्त करते हैं, मतलब छत अच्छतेषु, प्रायः कल्क या निरुद्धा लेप भी कहते हैं। इसलिए वर्ड ये हाईलाइटेड है कि कल्क और निरुद्धा लेप। ठीक है, निरुद्धा लेप किसको कहते हैं, अब यहाँ पर प्रधेय को ही कहेंगे ना, आलेप कोई लेप से नहीं करेगा, निरुद्धा लेप नहीं बोल देना। और यहाँ पे किस लिए, इसका स्त्राव का निरोध करने के लिए, नेक्स्ट लाइन में आचार्य क्या कह रहे हैं, स्त्राव सन्निरोध, स्त्राव को रोकने के लिए मृदुता, पूतिमास, अपकर्षण, मतलब स्थान का मृदु होना जरूरी है। सड़े गले मांस का नाश होकर व्रण की भीतरी पूय अभाव होकर शुद्धि होती है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली हमारा व्रण हुआ है, व्रण की चिकित्सा कर रहे हैं तो व्रण का शोधन करना है। ठीक है, ये हो गई हमारे प्रदेह की बातें। ठीक है, फिर नीचे क्या लिखा है आचार्य, श्लोका नंबर 7, 8, 9, 10, इसमें क्या बोल रहे हैं कि अविदग्ध शोथ की अवस्था में आलेप हितकर होता है। अब देखो कौन सी अवस्था है ये समझना है कि इससे पहले हमने ये समझा था कि कब वो पका हुआ है, कब वो नहीं पका हुआ है, कब उसमें चीरा लगाना है, कब उसमें चीरा नहीं लगाना है। अगर पके हुए में चीरा लगा दिया तो कौन सी व्याधि हो जाएगी, आंसर आने चाहिए दिमाग में, भले मत बोलो। ठीक है, आपके दिमाग में जरूर आंसर आना चाहिए कि पके हुए में अगर हमने चीरा लगा दिया तो कौन सी व्याधि हो सकती है, और अगर वो जो पक रहा है उसमें हमने चीरा नहीं लगाया तो कौन सी व्याधि हो सकती है। ये सारे क्वेश्चंस के हम पढ़ चुके हैं, सारी चीजें है ना, तो क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ वर्ड हाईलाइट करना, दाह प्रश्मनम श्रेष्ठम। दाह प्रश्मनम श्रेष्ठम से क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य कि हम उसको यूज कर रहे हैं तो क्या क्या हेल्प कर रहा है हमारी। मेन चीज आओ नीचे, नीचे आचार्य क्या कह रहे हैं, नीचे ये बोल रहे हैं कि अब आपका पर्टिकुलर घाव है, उसमें वात, पित्त और कफ की डोमिनेंस है। इसकी श्लोक की हिंदी समझेंगे, है ना। यहाँ श्लोक आप हाईलाइट करके रख लो। देखो यहाँ पे क्या लिखा, षड भागे पैत्तिकम, इसने चतुर्थ भागे पित्तम। ठीक है, अष्ट भागे मतलब अल्टीमेटली ये बता रहा है कि जो स्नेह है, स्नेह को दोषिक डोमिनेंस वात पित्त कफ के अनुसार यूज करना है। अब वात में कोई भी चीज स्नेह बोल दिया है तो ऑब्वियसली ज्यादा होगी और पित्त में कम, और कफ में सबसे ज्यादा कम जो होगी। ये समझ में आया, ये श्लोक यही बोल रहा है। अब आओ कि यहाँ पर आचार्य ने बोला कि कितना मोटा लगाओगे भाई आप लेप, तो आचार्य सुश्रुत जो यहाँ पर बोलते हैं, चरक ने भी एक पॉइंट बोला है। ठीक है, चलो दिख ही गया यार स्क्रीन पे, यही हो जाता है इसलिए मैं बोलती कि स्क्रीन ना लगे। ठीक है, कि आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि भैंस भैंस मोटाई, मतलब भैंस के जो गीला, भैंस का जो मांस है वो गीले चर्म की तरह उसका मोटा होना चाहिए। और आचार्य चरक क्या कहते हैं कि त्रिभाग अंगुष्ठ, मतलब जो हमारा अंगूठा है उसके त्रिभाग अंगुष्ठ तक की उसकी आलेप की मोटाई होनी चाहिए, और भैंसी के चर्म के समान, भैंसी का चमड़ा होता है गीले चमड़े, आर्द्र, इसलिए लिखा आर्द्र माहिष चर्म, उसके जैसे उसकी मोटाई होनी चाहिए। अब कब लगाया, कब निकालना, क्या टाइम ड्यूरेशन, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैं समझा देती हूँ। देखो कोई चीज अगर हम यूज कर रहे हैं, वो दिन में यूज कर रहे हैं, है ना, दिन के टाइम में, तो दिन के टाइम में हीट रहेगी, हीट रहेगी तो कोई भी चीज आपको कैसी लगानी चाहिए, ठंडी लगानी चाहिए। और रात के टाइम में अगर आप यूज कर रहे हैं तो वह शीतलता रहेगी, शीतलता, कोल्ड एटमोस्फेयर रहेगा, तो आपको चीजें कैसी लगानी पड़ेगी, गर्म लगानी पड़ेगी। ये चीज क्लियर है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऑब्स्टिकल, व्याधि और बढ़ जाएगी। और एक चीज, तो जो हमारा आलेप है, आलेप के लिए आचार्य क्या कह रहे हैं कि जो हमारा आलेप है वो कैसा पढ़ा था हमने, आलेप होता है हमारा शीत तनु, अगर उसको हमने रात्रि में लगा दिया
तो अच्छी बात होगी क्या? नहीं अच्छी बात होगी, क्योंकि रात्रि में आलेप का निषेध। आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना आप, कौन सी चीज दिन में लगाना है, कौन सी चीज रात में लगाना है, और वो व्याधि का वर्धन करेगी। तो हमें आलेप को रात्रि में निषेध माना गया है। कॉन्सेप्ट समझो, क्यों माना है निषेध? या दिन में ये चीज लगा सकते हैं, ऑब्वियसली वो व्याधि का वर्धन करेगी। नेक्स्ट चीज समझाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। क्वेश्चन ये है कि आपको सवीरता अवधि याद है? सवीरता अवधि, ठीक है, एक्सपायरी डेट समझ लो, एक्सपायरी डेट याद है? देखो, सवीरता अवधि एक्सपायरी डेट में इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब हमने जो भी कल्पना पढ़ी थी, तो उसकी भी एक एक्सपायरी डेट और एक मात्रा हमने पढ़ चुके हैं यहाँ तक, ठीक है। तो अब वो एक्सपायरी डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जहाँ आलेप बना रहे, कोई भी कल या लेप बना रहे हैं, तो हमने अगर उसको, मैंने आज 1 तारीख है तो आज बनाया, तो क्या मैं उसको 2 तारीख में यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? ये बता दो आप। ये कोई नया कंसेप्ट है क्या आपके लिए? बिल्कुल नहीं है। मतलब पूर्व दिन में मैंने कोई लेप बनाया और दूसरे दिन उसको लगाया, क्या वो लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? ठीक है। और इसी तरह अगर मैंने एक लेप लगा के रखा है, ये लेप लगाए, मेरा हाथ है ना, इस पे एक लेप लगा के रखा है, उसके ऊपर मैं इसको नहीं हटाऊंगा और मैं फिर इसके ऊपर दूसरा लेप लगा दूंगा, तो ये बात क्या अच्छी होगी? है ना? सिर्फ कंसेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है और हमें पता भी हुआ है, सिर्फ समझना है। पहली चीज, कल का पिसा लेप आज नहीं लगाएंगे। दूसरी चीज कि आलेप को हटाए बिना एक दिन का दूसरा लेप नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि वो गहन हो जाएगा उस स्थान में और गर्मी पैदा होगी, वेदना होगी, दाह उत्पन्न करेगा। प्रथम बार लगाने वाले को लेप कालांतर में दूसरी बार हटा के ही लगाना चाहिए। ये चीज क्लियर है? ऐसे फेस पैक तो नहीं लगा लेते ना एक के ऊपर दूसरा, ये वैसे ये चीज को समझते चल रहे हैं, यही है। पर्यूषित मतलब बासा होता है ना यहाँ पर, अगर नॉर्मल भाषा में इसको समझे तो ये चीज क्लियर हो गई। तो श्लोका नंबर 17 में ना द्रव दिए कि टोटल यहाँ पर 16 द्रव है, कि कैसे कैसे आप लगा सकते हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं। मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पर हमारा बंधन। यहाँ पर 14 प्रकार के बंधन दिए गए हैं, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अब हम समझते हैं। देखो, यहाँ पर हमें समझना है 14 टाइम्स के बंधन। पहले तो नंबर याद रखना है कि कितने बताए। अच्छा, अब देखो, ये पॉइंट हम कंपैरेटिव में देख चुके हैं गोविंद पारिक में कि आचार्य, इसको कलर चेंज करो यार, बहुत रेड रेड हो रहा है ना। तो आचार्य चरक ने कितने बोले? 2। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं 14 और आचार्य वाग्भट बोलते हैं 15। तो अब 14-15 में ऑब्वियसली एक सेम टू सेम है, ठीक है। अब इसके नीचे आपकी बुक में एक टेबल दिया होगा, ठीक है, यहाँ पे आओ, इससे हम समझते हैं, ठीक है। पहला बोल रहा है कोषबंध, कोषबंध, ठीक है। कहाँ बोल रहा है? स्थान भी देखो, स्थान बोल रहा है अंगुली अंगुली पर्व में। कोषबंध जैसे कि जो फिंगर होती है ना, सिर्फ एक सिंगल फिंगर को पहना दिया, दैट इज कोषबंध, इसलिए अंगुली और अंगुली बंद में है। अब इसको समझते हैं दाम बंद। दाम से क्या समझना है? दाम संबंध अंगे, दाम संबंध अंगे, वर्ड जो वर्ड मैं बोल रही हूँ क्योंकि वो श्लोक के वर्ड है, उसी फॉर्म में याद करना। कोश अंगुली अंगुली पर्व, दाम संबंध अंगे, ठीक है, संबंध अंग में यूज करना है, ठीक है। अब चलते हैं स्वास्तिक बंध। अब यहाँ स्वास्तिक बंध आया, वो तो हम पढ़ेंगे ही। उससे पहले स्वास्तिक हमने और क्या पढ़ा है, कहाँ कहाँ स्वास्तिक पढ़ा है, इसका इंडिकेशन मुझे बताओ। यहाँ पे मैंने बताने वाली हूँ, बस पॉज लो और बताओ। यहाँ हम ऐसे को ऐसे समझेंगे, स्वास्तिक तो सबको पता है ना, स्वास्तिक क्या कैसे बनाया जाता है ना, वो पूजा के लिए अभी तो यहाँ क्रॉस चेक करना है। और स्वास्तिक का मतलब यहाँ पर जो 4 डायरेक्शनल बैंडेज होगी उसको स्वास्तिक कहा है। तो संधि, कूर्च, भ्रू, स्थन, यहाँ पर कैसे यूज करना है? इन इन स्थानों पे हमको यूज करना है। तो इसकी इमेज होगी ना, तो मैं उसको इमेज दिखाने की कोशिश करती हूँ इसमें, ठीक है। संधि, संधि समझ में आया? जब यहाँ एक संधि दिख रही है आपको, स्वास्तिक में संधि है ना यहाँ पे, तो स्वास्तिक में हो गए संधि, कूर्च, ठीक है, भ्रू स्थान में, और यहाँ पर कर्ण तल, मतलब संधि, कूर्च, भ्रू, स्तन, अंतर, कर्ण तल, तल कर्णेशु स्वास्तिकम, इसे स्वास्तिक बंधन में यूज करना है, ठीक है। अब चलते अनुवेलित शाखा। अनुवेलित का शाखा में मतलब शाखा इज हाथ पैर, अनुवेलित शाखा, मुतौली, मुतौली मैंने मैगी, मुतौली को ही प्रतौली या मुतौली दोनों बंधन बोलते हैं ना। श्लोक में वर्ड प्रतौली यूज किया है, तो इसको मैगी बोलती हूँ मैं, ठीक है।
मैगी, एम से क्या है मेड्र, और जी से क्या है ग्रीवा। तो मेड्र और ग्रीवा में मैगी है, दैट इज मुतौली, दैट इज व्रतौली। ठीक है, व्रतंगे, व्रत मतलब गोल, व्रत मतलब भी गोल होता है, मंडल मतलब भी गोल होता है। तो जो भी व्रत अंग रहेंगे उसमें हम मंडल बंद मानेंगे। अब स्थगिका, स्थगिका स्टैम्प बैंडेज तो आपने सभी ने देखी होगी। ठीक है, जैसे स्वास्तिक। ठीक है, स्वास्तिक बंद में कौन से, अब इसमें देखो अंगुली, अंगुष्ठ, अंगुली पर एक वर्ड एक्स्ट्रा है, यहाँ अंगुली पर्व था और यहाँ पर शिशन अग्र है। ये स्वास्तिक में यही चीज याद रखना कि शिशन अग्र भी लिखा गया है। यमक, अब यमक का मतलब क्या होता है, दो चीजें जब एक्स्ट्रा हो, यमक, त्रिव्रत, है ना, और महास्नेह, यहाँ से ये चीज वर्ड आया है। यमक मतलब दो चीजें टूटी हुई, दो को एक्स्ट्रा करने के लिए यमक बंद मानेंगे। खटवा, 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 खटवा बंद क्या बोल रहा है, खटवा बंद हमें यहाँ पर ये बोल रहा है कि हनु शंख गंड खटवा, हनु शंख गंड। अब यहाँ पे देखो ये आपका फोर टेल्ड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। हनु यानी हमारी चीक बोन, ठीक है, शंख हमारे टेम्पल्स, ठीक है, और गंड प्रदेश। ठीक है, कुल मिलाकर जतरू के ऊपर की वादियां है हनु, हमारा मैंडिबल, हमारा शंख टेम्पल्स, और गंड प्रदेश। तो खटवा, खटवा अगर ऐसे वर्ड हो, देखो मैंने बहुत पढ़ने के रेस्पेक्ट से समझना है ना। खटवा, खटवा एक इंसेक्ट को भी बोलते हैं हमारे इधर, है ना। तो खटवा से खटवा, खटवा कहाँ है मतलब इंसेक्ट कहाँ है, तो इंसेक्ट चढ़ गया है सर के ऊपर। तो मैं इसको ऐसे बोलती हूँ जो खटवा है वो मुंह के ऊपर चढ़ गया है। तो हनु शंख और गंड प्रदेश, हनु शंख और गंड प्रदेश, ये तीन प्रदेश में हो जाएगा हमारा खटवा चल रहा है। मतलब इमेजिन अ फेस, फेस के ऊपर चल रहा है एक कीड़ा, तो वो कीड़ा हो जाएगा हनु शंख और गंड प्रदेश। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पे। वो क्या बोल रहा है, देखो चीन मंद, चीन मंद क्या हो, अपांग प्रदेश या नेत्र प्रदेश में, है ना। अपांग, चीन मतलब ये आंख है। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में जैसे एक आंख बांध लेते हैं ना वो लोग, एक आंख जैसे ऐसे करके बांध लेते हैं, वैसे ही है ये हमारा चीन बंद। ठीक है, तो चीन बंद हो गया। अब चलते हैं विबंध, विबंध बंद में क्या समझना है, विबंध, विबंध बंद पीठ, उदर या छाती या पृष्ठ उदर, पृष्ठ उदरेशु में यूज करते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है विबंध में। देखो ये है ना, एक बार में नहीं समझ में आएगी चीजें, जितनी बार 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 पढ़ोगे, मैं अभी अब पूछती रहूंगी आपको, खटवा कहाँ है, कीड़ा कहाँ चल रहा था, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन की जैसी किसकी आंख है, विबंध, विबंध में सिर्फ वर्ड याद रखना है, पृष्ठ उदर उर, पृष्ठ मतलब पीठ, उदर मतलब पेट, हाँ, और उर, पृष्ठ उदर उर, उर यानी छाती है यहाँ पे। ठीक है, पृष्ठ उदर उर विबंध में। अब वितान, वितान को ऐसे समझना है, तानते हैं ना कोई चीज कहाँ, सिर पे जैसे बंधन, जैसे ये सिर है, तो इसके इस प्रदेश में जो बंधा रहेगा, इस प्रदेश में यानी सिर, विहितान, मूर्ध प्रदेश में अर्थात सिर प्रदेश में। तो कोई भी चीज को हम बांधते, जैसे सिर दुखने लग जाता है, बैंडेज बांधते हैं ना ऊपर, सिर्फ जो सिर ही सिर में है, वितान, उसको बोलेंगे वितान। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है, अब देखो एक बार रिवाइज कर लो, चीजें कहाँ कहाँ पर इमेजिन होनी चाहिए। ठीक है, कोश, अंगुली कोश में, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पे था, कोश में। दाम संबंध होंगे, स्वास्तिक कहाँ पे, बहुत स्वास्तिक के इतने सारे वो है लिम्स, यहाँ संधि है, संधि पहली चीज संधि क्लियर हो गई। फिर धन, कूर्च, भूस्थल, कर्णतल। ठीक है, अनुवलित, अनुवेलितु, शाखा, मुतौली, मैगी, मंडल, व्रतंगे, स्थगिका, स्थगिका यानी स्टैम्प बैंडेज, स्टैम्प बैंडेज हम कहाँ पर लगा रहे थे, अंगुली, अंगुली पर्व और शिशनग्रे। यमक, यमक यानी दो जॉइंट से मिला हुआ। खटवा, खटवा यानी कीड़ा, कीड़ा कहाँ चलता है, हानु प्रदेश, उसके गंड प्रदेश और उसके शंख प्रदेश में। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन की जैसी आंखें किसकी थी, चीन की थी। वितान, वितान कहाँ हो रहा है, पृष्ठ उदर और उर में, विबंध सॉरी, वितान कहा था सिर में। गोफड़ा, गोफड़ा से क्या समझना है, यहाँ पर अब गोफड़ा में चिबुक, नासा, ओष्ठ, चिबुक, नासा या चिबुक यानी थोड़ी। ठीक है, तो थोड़ी, नासा, ओष्ठ प्रदेश में हम कौन से यूज करेंगे, गोफड़ा बंद यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो लास्ट वाला जो हमारा, दैट इज पंचांगी बंद। तो पंचांगी बंद के लिए देखो पंचांगी बंद लिखा है। ठीक है, पंचांगी वर्ड इंपॉर्टेंट है, पंचांगी सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड लिखा है पंचांगी वर्ड, दैट इज जत्रु के ऊपर में।
ठीक है, जत्रु के ऊपर में पंचांगी। अभी एक और पंचांगी वर्ड आएगा, पंचांगी बंधन, तो वो हनुसंधि के लिए आएगा, तो उसको इससे अलग समझना है। ठीक है, पंचांगी बंध लिखा है तो जत्रु के ऊपर के लिए आएगा। और ये जो आखिरी वर्ड लिखा है दैट इज उत्संग बंध, जो कि हम आर्म स्लिंग, जो भी हाथ टूटा रहता है उसको ऐसे सपोर्ट के लिए नहीं देते, आर्म स्लिंग, वो हो जाएगी हमारी बाहु के लिए। समझ में आ गया? क्लियरिटी है कौन सी चीज कहाँ है, बार बार पढ़ना है और संस्कृत के वर्ड ही हमें यूज करना है। ठीक है, ये MTR वाला रीजन हो जाता है। अब यहाँ पर जो श्लोका नंबर 20 देखोगे, श्लोका नंबर 20 क्या बोल रहा है? श्लोका नंबर 20 बोल रहा है कि बंधन आपने बांधा तो उसकी जो गांठ होगी वो कहाँ होगी? तो गांठ होती है या तो ऊपर, नीचे या तिरछी लगानी चाहिए। तो यंत्र मतलब उसमें गांठ से है तो वो कहाँ पर लगानी चाहिए उससे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसे हिंदी पढ़ो कि यहाँ पर ये चीज आचार्य बोलना चाह रहे कि प्रथम वर्ण स्थान पर मोटी कवलिका रखकर वाम हस्त में लिया गया पट्टा को दक्षिण हस्त से सीधा, देखो एक ड्रेसिंग की स्टेप्स चल रही है यहाँ पर, बस ये चीजें समझना और कुछ भी नहीं है। और उसकी गांठ कहाँ पर बांधनी है। नेक्स्ट आते हैं इम्पोर्टेंट चीज इस पे, श्लोका नंबर 22 पे। श्लोका नंबर 22 क्या बोल रहा है? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ड्रेसिंग पढ़ रहे हैं। ड्रेसिंग आचार्य क्या बोल रहे हैं? अब जो वर्ड है दैट इज विकेशिका, विकेशिका मतलब गॉज समझो, है ना, गॉज पीस होता है ना हमारा, गॉज। ठीक है, जो गॉज पीस है वो कैसा होना चाहिए, और अगर वो नहीं रहा आइडियल, कैसा होना चाहिए? ना ही वो अधिक स्निग्ध होना चाहिए, ना ही अधिक रुक्ष होना चाहिए, ना ही विषम होना चाहिए। ऐसा अगर हो गया तो क्या होगा? कोई चीज स्निग्ध होती है तो क्या होता है? कीचड़ उत्पन्न करती है। रुक्ष होएगी तो वहां का स्थान पट जाएगा, और विषम होएगी तो घर्षण करेगी। विकेश, ये देखो यहाँ पे लिखा है गॉज। ठीक है, ये सारी चीजें गॉज की इंडिकेशन दे दी है। जब हम, अरे जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर सुश्रुत में, जब आपने कौन सी संहिता के रेफरेंस में पढ़ने के लिए कौन सी बुक ली है इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्जरी? संहिता क्या सीधे सर्जरी सीधे संहिता से पढ़ रहे हो या सब्जेक्ट रिलेटेड कोई बुक लिया है? अगर उस बुक में संहिता अगर आपने बुक ली तो वहां से उसको समझ लेना, वो डायग्राम्स मोस्ट प्रोबेबली उसमें दिए होंगे। मैं उसका अगर PDF मिलता है मैं उसको तो कनेक्ट करती हूँ उससे, है ना। अब यहाँ पर श्लोका नंबर 23 देखेंगे। श्लोका नंबर 23 में ये बोल रहे हैं आचार्य कि जो व्रण है वो स्थान, दोष और काल की विशेषता के हिसाब से हमें 3 टाइप्स के बांधना है। गाढ़ मतलब अच्छा टाइट बंद मान लिया, सम मतलब मीडियम, और शिथिल मतलब लूज। अब कहाँ पर हम कौन सा बंद मानेंगे? देखो, गाढ़ बंद कैसे समझना है? यहाँ पर जहां मैंने बांधा उससे उस स्थान पे आपको उसके बांधने के बाद पीड़ा ही नहीं होती, उसे गाढ़ बंद कहते। इतना टाइट बांध दिया है कि उससे आपको पीड़ा ही नहीं हो। और जो बंद सांस ले रहे हैं आप उसके साथ हिले, है ना, उसको क्या बोलेंगे? शिथिल बंद बोलेंगे। और जो इन दोनों के बीच में हो दैट इज संबंध। ठीक है, ये चीज क्लियर है? जो इन दोनों के बीच के हो, जो सांस लेने के साथ चले, वो हो जाएगा अपना शिथिल, और जो वेदना ही ना करे और जो बीच का हो, ये सारी चीजें समझ में आई। फिर उसके बाद कहाँ पर कौन से स्थान पर हम संबंध बांधेंगे, कौन से स्थान पर शिथिल बंध बांधेंगे, ये चीजें पढ़ लेते हैं। देखो, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया है आचार्य ने कि स्थान, दोष और काल के हिसाब से, तब वो चीज हम देखते हैं कि स्थान के हिसाब से भी देखना है, दोष के हिसाब से भी देखना है, काल के हिसाब से भी देखना है। स्थान मतलब एरिया, कौन सा एक एरिया है जो संधि है, जैसे कोई संधि वाला एरिया है, ये एक सेकेंड, जैसे कि ये जॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर एक जॉइंट है, जॉइंट को थोड़ा मैंने गांठ इतनी टाइट बांध दी वहां पे कि आपको इतना दर्द ही नहीं हो रहा। इतना टाइट बांधोगे तो क्या आपकी संधि मूवेबल रहेगी? क्या आपकी संधि वाला स्थान मूव कर सकता है? नहीं, वो तो संधि को आपने इमोबिलाइज कर दिया। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा नहीं करना है, इतना टाइट नहीं बांधना है। सबसे पहली चीज समझ में आई, संधि। संधि में कौन सा बांधना है? शिथिल। और शिथिल कहाँ मानेंगे? हमारा बहुत डेलिकेट ऑर्गन हम आचार्य आई को मानते हैं, तो आई में और संधि में हमें शिथिल बंध बांधना है। पहली चीज क्लियर हुई। सबसे लूज कहाँ बांधेंगे? ठीक है, अब फिर सबसे टाइट देख लेते हैं। ऐसे एरिया जहां हम इतना गाढ़ एरिया मतलब इतना टाइट बंध बांध सकते हैं वो कौन से हैं? स्फिक, कुक्षी, कक्षा, वंक्षण, उरो, शिर। और इसमें कैसे बांधेंगे? देखो, सारे हार्ड समझना। सिर हमारा वितान बांधते हैं, इतना टाइट बांधते हैं, सिर पे हम टाइट बंधा बांध सकते हैं। अब उर, उर रीजन, उर में भी हम बांध सकते हैं। उरु रीजन में
आराम से आप टाइट ऑब्स्टिकल बंधन मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर वंक्षण से क्या मतलब है, वंक्षण स्थान या वंक्षण संधि से इसका मतलब है कि वंक्षण प्रदेश में आपको बहुत टाइट बांधना पड़ेगा। नितंब, स्फिक, कुक्षी और कक्षा। कुक्षी, कक्षा, नितंब, वंक्षण, उरु, सिर, इसमें कैसे बांधेंगे, आप गाढ़ बंधन बांधेंगे। फिर उसके बाद अब गाढ़ देख लिया हमने, हमने शिथिल देख लिया, तो सम कहाँ बांधेंगे, तो श्लोक का वर्ड देखेंगे ना। श्लोक में क्या लिखा है, शाखा, मतलब आप हाथ पैर में, जब भी हाथ पैर में, क्योंकि एक तो ऑब्स्टिकल क्या होता है कि आगे नेक्रोसिस होने लग जाती है अगर प्लास्टर बहुत ज्यादा टाइट बन जाता है तो, है ना। फिर वदन यानी मुख में, फिर उसके बाद कर्ण, कंठ, मेढ्र, मुष्क, पृष्ठ, पार्श्व, उदर। ठीक है, देखो इतना स्पेसिफिक अगर उसने पूछा तो इजीली समझ में आ जाता है। एक बार इजी शिथिल समझ में आ गया, गाढ़ समझ लो, फिर उसमें जो जिसके सिवा जो भी लिखा रहेगा वो सब आ जाएगा शम में। इसलिए दो चीज मैं आपको याद करने को बोलूंगी। सबसे पहले तो शिथिल तो हम समझ लिए, शिथिल समझ लिए ना, शिथिल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब गाढ़ याद कर लो, गाढ़ में क्या बोला उसने, सिर, वंक्षण, उर, कक्षा, कुक्षी और स्फिक। ठीक है, हाईलाइट कर लो इस पॉइंट को, इसलिए मैंने ये दो हाईलाइट करके रखती हूँ ताकि ये तीसरा वाला हमें ऐसे समझ में आ जाए। उसके बाद देखते हैं दोष अनुसार क्या बोला है। अब देखो, कोई भी अगर व्रण हुआ हमें, या तो वो वात होगा, या तो पित्त होगा, या तो कफ होगा। अगर आप खुद बताओ कि अगर वात है वहां पर, जैसे पित्त में गर्मी है ना, पित्त में गर्मी, तो पित्त में आप कैसा बांधोगे, पित्त में आप गाढ़ बंद बांध दोगे क्या, नहीं। जो भी स्थान पे अगर वहां पित्त है, पित्त से क्या हो रही है, उष्णता आ रही है। अगर स्थान दिया गया, हमने स्थान के अकॉर्डिंग पढ़ ली, लेकिन वहां उस स्थान में पर्टिकुलरली अगर पित्त डोमिनेंट है तो आप क्या करोगे, उसको अगर गाढ़ बोला है तो उसको सम बांधोगे, और सम बोला है तो शिथिल, और शिथिल बोला है तो ओपन ही रख दोगे। दोषिक डोमिनेंस देख ली, पहले तो हमने स्थान अनुसार देख लिया। दूसरा हमने देखा कि दोष अनुसार, कि अगर पैतृक है तो गाढ़ लगाने की जगह सम, और सम की जगह क्या लगाएंगे, शिथिल, और शिथिल बांधने की जगह हम उसको खुला ही छोड़ देंगे, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, इस प्रकार नियम रक्त की दृष्टि से उत्पन्न व्रण में भी जानना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम पित्त के साथ रक्त को भी लेते चलते, तो रक्त और पित्त क्लियर हो गया। यहाँ पर हमें रक्त काय में यूज करना है और पित्त में कौन सा ऑब्स्टिकल्स यूज करने हैं। ठीक है, कफ से दूषित व्रण में यहाँ शिथिल बंध को नियम को वहां पर शम, शम को जगह गाढ़, और गाढ़ की जगह अत्यंत गाढ़। ठीक है, पित्त में क्या करना है, कफ में क्लियर है, क्लियर है। जो हमने कफ में किया है उसका जस्ट अपोजिट पित्त में करना है। पित्त में ढीला करते जाना है और कफ में गाढ़ करते जाना है। अब दूसरी चीज चलते हैं काल अनुसार। काल में अब देखो, उष्णता कौन कौन से ऋतु में रहती है, शरद में रहती है, ग्रीष्म में रहती है। तो उसमें आप बंधन दो बार सुबह और शाम बांध, एक बार बांधा सुबह, दूसरी बार शाम, दो बार आप उसको खोलोगे। और वैसा ही आपको रक्त दृष्टि में भी करना है, जैसा पित्त दृष्टि में शरद, अगर पित्त दूषित व्रण है, शरद और ग्रीष्म की ऋतु है, तो आप उसको दिन में दो बार खोलेंगे। वैसे ही रक्त में करना है। लेकिन अगर कफ में हो और ठंडी ऋतु हो, हेमंत, तो आप तीसरे दिन खोलकर बंद करेंगे। बीच में आप खोलते हैं उसको, हीलिंग नहीं हो पाती उसकी अच्छे से। इसलिए कौन सा दोष डोमिनेंट है, कौन सा काल है, कौन सा स्थान है, तीनों चीज का बहुत ही डिटेल्ड यहाँ पर वर्णन मिलता है। अब चलते हैं नीचे। यहाँ पर आचार्य क्या बोल रहे हैं कि यदि सम, अगर आपने ऐसा नहीं बांधा, ऐसा क्यों बांधा, तो इससे क्या फायदा, क्या है। देखो, पहली चीज कि अगर आपने लूज बांध दिया, लूज बांध दिया तो क्या होगा, वहां पे वो रुकेगा ही नहीं ना। आपने एक बैंडेज लगाई, एक विकेशिका लगाई, उसमें आपने औषधि लगाई, और आपने उसको लूज बांध दी वहां पे, तो वो क्या करेगी, ऐसे हिलेगी ना, हिल जाएगी वहां पे, तो वो क्या करेगी, घर्षण उत्पन्न कर देगी। और अगर आपने उसको बहुत ज्यादा टाइट बांध दी तो क्या करेगी, शोप हो जाएगा और वेदना हो जाएगी। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर कैसा बांधना है। और इससे अभी हमने पढ़ा था कि बंधन हम क्यों करते हैं, वृद्धि को शुद्ध करने के लिए। लेकिन यहाँ पर बांधा अगर गया तो क्या करना है, उसके लिए क्या बोला है, फिर से देखेंगे। सेम चीज है कि वेदना उपशमन, वेदना का उपशमन होता है व्रण बांधने से, व्रण पे बंधन बांधने से वेदना शमन होता है, रक्त का प्रसादन होता है, और मृदुता,
उस स्थान पर मृदुता उत्पन्न होती है, इसलिए हम यहाँ पर बैंडेजिंग करेंगे। ठीक है, अभी जब हमने जैसे चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब हमने चीज पढ़ी थी कि व्रण क्यों बांधते हैं, शोधन, रोपण, स्थिरता, और उसके साथ साथ उसके अनुकूल था वही श्लोक नहीं, या वेदना उपशमती भी लिखा गया है। और रक्त प्रसादो मतलब रक्त की शुद्धि करता है। श्लोका नंबर 32 पे आएंगे। श्लोका नंबर 32 क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगर वो बैंडेज बांध गई तो क्या बोल रहा है कि सुख से, जो ये व्रणी पुरुष के लिए बोल रहा है कि वो क्या करता है, वो सुख से बंधन अगर बन जाएगा तो मस्त, उसको किसको सहायता होती है, जिसको व्रण हुआ है, जो व्रणी पुरुष है उसको हुआ है। तो बंधन से व्रणी पुरुष ठीक तरह से क्या क्या काम करता है, सुख में व्रणी शेते, सोता है, सुख से क्या बोलता है, कहीं भी चलता है, फिर सुख पूर्वक खड़ा रहता है, ठीक है, और बैठ सकता है। जो सुख से सो सकता है, बैठ सकता है, वह व्रण शीघ्र भर जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ व्रण, और व्रण उसको क्या क्या बंधन, बंधन उसको कौन कौन सी चीजें प्राप्त कर रहा है, मतलब मस्त बांध दिया उसको तो क्या क्या चीजें वो कर सकता है, आराम से सो पाता है, आराम से घूम पाता है, आराम से चल पाता है, अन्यथा वो सारी चीजें नहीं कर पाएगा। अगर पित्तज व्रण हो गया है, पित्तज व्रण यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पे क्या करना है उसको, पहली बात तो हमने यहाँ पे देखा था कि कब नहीं बांधना है, कौन सी ऋतु रहेगी तो 2 बार खोलना है, कहाँ पर उसको ढीला करते जाना है, और ऊपर से कौन कौन सी ऐसी अवस्था है जब हमें व्रण बांधना ही नहीं है। अबंधन, क्या लिखा है, अबंधन, श्लोका नंबर 33, कब कब हमें पित्त और रक्त की दुष्टि होने पर अभिघात की अवस्था अगर हो, अभिघात, ठीक है, अभिघात, पित्त और रक्त की अभिघात की विष की अवस्था हो, और उस स्थान पर क्या क्या हो रहा है, शोक, दाह, पाक, राग, क्रोध, वेदना अभिभूत होती है, और क्षार, अग्नि दग्ध, मतलब क्षार और जहां अग्नि की दग्ध की अवस्था हो तो उत्पन्न व्रण में पाक से मांस सड़ने लगता है या झड़ने लगता है, ऐसे व्रण में हमें बंधन नहीं बांधना है। देखो इसको मैं कैसे समझाती हूँ आपको, देखो कभी किसी को फ्रैक्चर हुआ हो, सीधे नॉर्मल आते हैं ना जो हमें देखने को मिलता है, अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ है और उसको सूजन आ गई है, तो क्या उसको प्लास्टर चढ़ा देंगे, क्या उसको कास्ट चढ़ा देंगे, ये बताओ। एक होती है चीज स्लैब, एक होता है कास्ट, इसका डिफरेंस सबको क्लियर है, अगर नहीं है तो चलो मैं बता देती हूँ। स्लैब जो होता है उसको हम कच्चा प्लास्टर बोलते हैं, ठीक है, और कास्ट जो होता है वो पक्का प्लास्टर होता है। कच्चा प्लास्टर जब भी कभी स्वेलिंग हो, जब वो बहुत ज्यादा उसको चोट हो तो हम कौन सा बांधेंगे, स्लैब बांधेंगे, फिर उसको हम कास्ट में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कास्ट होता है वो एक बार उसका स्ट्रक्चर ऐसा बन गया तो वो बन ही जाएगा, इसलिए हम स्लैब यूज करते हैं सूजन की अवस्था होने पर। इसलिए आचार्य यहाँ पर कहते हैं, अब ये जो भी कंडीशन है, पित्तज और रक्तज, अभिघातज, शोफज, दाह, पाकज, क्षार और अग्निदग्ध होने पर अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, मांस सड़ने लग जाएगा और गलने लग जाएगा। अब बंधन बांधने के श्लोका नंबर 34 और 35 जो हमें बोल रहा है कि कहाँ कहाँ पर तुम बांधना ही नहीं है, वो है, देखो कुष्ठ का पेशेंट है तब नहीं मानना, अग्निदग्ध है तब नहीं मानना, जब उसको पीड़िका हुई है, कौन सी, मधुमेह की पीड़िका है तब नहीं मानना, ठीक है, कर्णिका है, देखो, और फिर दूसरा लिखा, चूहे के काटने से फैले गए विष के कारण उत्पन्न कर्णिका युक्त व्रण में उसको नहीं बांधना है, विष दुष्टा नाम व्रणा, मांस अगर पकड़ा है तब हमें नहीं मानना, ठीक है। फिर बुद्धपाक की कंडीशन में व्रण बांधना निषिद्ध है, क्योंकि इसके अतिरिक्त बुद्धिमान वैद्य कहाँ बंधन लगाना चाहिए और उसका कहाँ अनुचित है, यदि कृत तत्कृत्य का निर्णय अपनी बुद्धि से कर लेगा। इसके बाद आचार्य कहते हैं कि इतनी चीजें से मैंने समझा दी आपको, जैसे हमने पता कर लिया कि कहाँ हमें स्लैब लगा सकते हैं, कहाँ कास्ट लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन जहां वो उष्णता के कारण मर जाएगा, मतलब भाप से क्लेवयुक्त हो जाएगा, तो वहां पर हमें नहीं करना है। और जहां पे ऐसी कंडीशन है जहां पित्त और रक्त का प्रकोप है, ऋतु ऐसी है कि उसको, इसलिए हम 2 2 बार खोलेंगे, इसी का हमें विचार करना है, और बिल्कुल समतल बांधना चाहिए, क्योंकि व्रण बांधेगा तो उसको काफी दिनों तक रहना है, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है, हाँ आओ श्लोका नंबर 42 पे, पित्त और रक्त व्रण की दुष्टि होने पर एक बार ही बांधना दोष का स्त्रा वो ये बोल रहे हैं आचार्य यहाँ पे कि अगर पित्तज और रक्तज व्रण है तो आप क्या करोगे, ऐसा कोई घाव है जिसमें के अंदर पास डिस्चार्ज हो रहा है,
कफ क्या करोगे, एक ही बार दबा दोगे ना तो वो निकल जाएगा। लेकिन अगर वही चीज कफ है, क्योंकि कफ का हमें गुण भी पता है कि कफ के कैसे गुण होते हैं, तो क्या वो एक बार में निकल जाएगा? तो वही करना, आपको बार बार दबाकर पूरे बाहर निकालना है। और उसको कैसे निकाल, एक बार में निकलेगा नहीं, इसलिए बार बार दबाकर पूरे को बाहर निकालना है। और हस्ततल को, व्रण को धीरे धीरे दबाकर अनुलोमन रीप से पूरे आदि को निकालकर, और ऐसे अब व्रण बांधना है आपको सारे के लिए। और यहाँ पर लिखे रहे हैं कि जो भी बाहर के जो जोड़ होते हैं, वो सिरे होते हैं, वो नहीं दिख रहे चाहिए। दिस इज कॉल्ड इज परफेक्ट ड्रेसिंग आइडिया अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। बहुत अच्छे से तरीके से आचार्य ने यहाँ पर बताया कब बांधना, कैसे बांधना, लेप लगाना है तो क्या डिफरेंशिएट करना, इसको अच्छे से समझो। थोड़ा सा मेरा गला खराब है, इसलिए बीच बीच में थोड़ी आपको थोड़ा आवाजें अच्छी नहीं सुनने को मिली होगी, सॉरी उसके लिए। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि ठीक हो जाए वो। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ते रहो, और कोई भी चीज समझने में ना आए या क्या अच्छा लग रहा है क्या अच्छा नहीं लग रहा है, फ्री टू टेल टू मी। ठीक है, और गोविंद पारेख हमेशा पढ़ते रहना, ऐसा नहीं उसको आखिरी के लिए छोड़ना है ना। ओके, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग आयुर प्रेरणा।